हाय गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो हमने नेक्स्ट क्लास में बताया था पिछले क्लासों में होमोनाइजेशन के बारे में, तो जिसमें हमने बताया कि किस तरह से हम एक पाइल बनाते हैं और पाइल में होमोनाइज करते हैं मटेरियल को, लाइमस्टोन को होमोनाइज करते हैं। अब क्या है, इसको हम लोग ग्राइंडिंग करने के लिए फर्दर प्रोसीड करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास कम्युनिकेशन स्टेज इन ग्राइंडिंग सिस्टम्स डिफरेंट स्टेजेज है। जैसे क्या है कि अगर हम उस बड़े बड़े पत्थर को छोटा छोटा करना है तो उसके लिए हमारे पास 4 सिस्टम्स है। एक कटिंग के थ्रू कर सकते हैं, एक इम्पैक्ट के थ्रू कर सकते हैं, एट्रीशन के थ्रू कर सकते हैं या कंप्रेशन के थ्रू कर सकते हैं। तो कटिंग के थ्रू जो करेंगे रोटरी नाइफ कटर रहता है। इम्पैक्ट में बॉल मिल यूज कर सकते हैं जो साइड रिडक्शन बाय फॉलिंग ग्राइंडिंग मीडिया के ट्रैक्टिंग इम्पैक्ट फोर्स लगता है। और एट्रीशन सेकंड चैम्बर में इसमें एट्रीशन भी होता है। तो इम्पैक्ट और एट्रीशन दोनों होता है बॉल मिल में। बट वीआरएम में क्या है, वीआरएम में एट्रीशन होता है। एट्रीशन ग्राइंडिंग बाय रबिंग एंड फ्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स एंड ग्राइंडिंग फोर्स होता है दोस्तों। एंड कंप्रेशन रोलर प्रेस में कंप्रेशन होता है जो एक साइज रिडक्शन बाय हाई प्रेशर बिटवीन 2 रोलर। तो 2 रोलर के बीच में जो है हाई प्रेशर एक कंप्रेसर प्रेशर दिया जाता है, उसके थ्रू हम साइज रिडक्शन करते हैं। अब बात यह है कि आज हम लोग अलग अलग फिर बताएंगे आप लोगों को। पहले आज जो है हम लोग बॉल मिल के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे हमने बताया कि बॉल मिल, वीआरएम, वर्टिकल रोलर मिल एंड रोलर प्रेस, ये सब के बारे में हमने बताएंगे। लेकिन आज हम लोग सिंपल बॉल मिल के बारे में पढ़ेंगे। डिटेल्स ऑफ बॉल मिल एंड ग्राइंडिंग मीडिया कैलकुलेशन के बारे में आज हमारा टॉपिक रहेगा। तो आप देखिए ये बॉल मिल सर्किट है, इधर से मिल फीड आ रहा है, ऊपर से मिल फीड का ये है, और इधर में हॉट एयर, जैसे रॉ मिल के लिए चाहिए तो आपको हॉट एयर चाहिए क्योंकि मॉइस्चर रहता है, लाइमस्टोन क्ले में मॉइस्चर रहता है। तो इधर से हॉट एयर आ रहा है, ये हॉट एयर फ्रॉम प्रीहीटर पीएच आउटलेट से क्या होता है आपका हॉट एयर आता है। अब क्या है, ये दोनों यहाँ पे लिफ्टर प्लेट लगा रहता है जो कि ड्राइंग चैम्बर रहता है। फर्स्ट क्या हो गया, ड्राइंग चैम्बर, DRYING ड्राइंग चैम्बर। सेकेंड फर्स्ट चैम्बर एंड फर्स्ट चैम्बर और सेकेंड चैम्बर, जिसमें पहले क्रशिंग ग्राइंडिंग ये होता है। इसके बाद क्या होता है, तो बॉल मिल भी 3 तरह के होते हैं। बॉल मिल क्या होता है, एक इन डिस्चार्ज, जो यहाँ पे इन डिस्चार्ज हो रहा है, दूसरा इधर से डिस्चार्ज होता है, उसको बोलते हैं सेंट्रल डिस्चार्ज, सेंट्रल से डिस्चार्ज होता है। तीसरा है एयर स्विफ्ट मिल, जैसे कोल मिल ये सब छोटे TPH के रहते हैं, तो उसमें एयर स्विफ्ट मिल रहता है, नीचे डिस्चार्ज नहीं होगा इनमें, डायरेक्ट एयर के थ्रू बैक फिल्टर में जाएगा और डिस्चार्ज होगा। तो 3 तरह होता है। एक होता है ओपन सर्किट मिल और क्लोज सर्किट। जनरली आजकल यूज जो होता है क्लोज सर्किट मिल। क्लोज सर्किट मिल मतलब क्या हुआ, सेपरेटर है। आप क्या हुआ, यहाँ से डिस्चार्ज हुआ, बकेट एलिवेटर के थ्रू सेपरेटर में जाएगा और फाइन्स और कोर्स जो है फाइन्स और कोर्स जो है सेपरेट हो जाएगा। तो फाइन्स जो है अपना साइक्लोन के थ्रू हमारा फाइनल प्रोडक्ट में चला जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट में चला जाएगा, और कोर्स जो है फिर रिटर्न आ जाएगा आपको मिल में, ठीक है, रिटर्न से। अब हम चलते हैं व्हाट इज फंक्शन ऑफ मिल। व्हाट इज फंक्शन ऑफ मिल में क्या होता है, साइज रिडक्शन विथ अलोंग विथ द मिल, साइज रिडक्शन अलोंग द मिल। फर्स्ट चैम्बर में कोर्स ग्राइंडिंग फर्स्ट कंपार्टमेंट में होता है। नॉर्मल फीड साइज 5% रेसिड्यू 25 mm, मैक्स साइज फीड 0.5 रेसिड्यू 35 mm। फाइन और सेकेंड चैम्बर में फाइन ग्राइंडिंग सेकेंड कंपार्टमेंट में होता है। अब हम चलते हैं मिल्स के बारे में। हम दोस्तों आपको बताना चाह रहे हैं कि ओवरव्यू बता रहा हूँ, एक्सटर्नल पार्ट बता रहा हूँ। एक्सटर्नल पार्ट मिल फीड अरेंजमेंट रहता है, देखे होंगे आप, मिल का बॉडी, मिल पार्ट का बॉडी रहता है, मिल फीड बॉडी रहता है, इधर मिल हेड रहता है, मिल ये जो ऊपर से
ये रहता है, ये मिल सेल बोलते हैं, है ना। इसके बाद मिल का बेयरिंग रहता है, इनलेट बेयरिंग, आउटलेट बेयरिंग, है ना। इसमें टूनियन रहता है, पिनियन बेयरिंग रहता है, ठीक है। इसके बाद मिल फीड अरेंजमेंट इधर भी रहता है। क्या होता है कि आउटलेट से अगर हमको मिल यहाँ फ्लाई ऐश मिलाना है तो ऊपर आउटलेट से सीमेंट मिल अगर है तो वहाँ पे फ्लाई ऐश ऐड कर सकते हैं। यहाँ फीडिंग सिस्टम भी अरेंजमेंट रहता है। और बाहर से आपको एक टॉर्सन शाफ्ट के थ्रू लगा रहता है, मेन ड्राइव रहता है, यहाँ मेन ड्राइव रहता है, ठीक है। इंटरनल पार्ट में क्या होता है, हेड लाइनर रहता है, ग्राइंडिंग मीडिया रहता है, ये सेल लाइनर है, आपका मिल डायफ्राम है, इंटरमीडिएट डायफ्राम होता है, और फिर मिल हेड लाइनर है। और इसके बाद यहाँ पे जो है आउटलेट में आउटलेट डायफ्राम होता है एंड सेंट्रल जाली के द्वारा वेंटिंग सिस्टम रहता है, ठीक है दोस्तों। तो आपको हमने बताया मिल अलाइनमेंट ऑफ बॉल मिल। नेक्स्ट अब ओवर व्यू इंटरनल एलिमेंट्स। सो मिल हेड लाइनर इस तरह से रहता है, आपने अंदर गया होगा तो देखा होगा। सेल लिफ्टर लाइनर रहता है। तो सेकेंड चैम्बर में जो यूज होता है क्लासीफाइंग लाइनर, है ना, क्लासीफाइंग लाइनर है। स्लॉट प्लेट, ब्लाइंड प्लेट और स्लॉट प्लेट, ये आप देखा होगा। एक क्या है, कोर्स ग्राइंडिंग कंपार्टमेंट है। सेकेंड बी जो है इंटरमीडिएट डायफ्राम, वेरी इंपॉर्टेंट रोल है, हम आगे बताएंगे। सेकेंड सी कंपार्टमेंट 2 में जो है फाइन ग्राइंडिंग के लिए है, जो कि क्लासीफाइंग लाइनर यूज होता है। और डिस्चार्ज हमने जो बताया अभी, डिस्चार्ज डायफ्राम है। और ई ग्राइंडिंग मीडिया, आपका बिना ग्राइंडिंग मीडिया का तो ग्राइंड होगा नहीं। और इस तरह से ये इंटरनल अलाइनमेंट हमने आपको बताया। और दूसरा है ओपन डायग्राम, ड्राइंग चैम्बर का जो है हॉट गैस रहेगा, यहाँ पे ऐसे ऐसे लिफ्टर प्लेट रहेगा, है ना, लिफ्टर प्लेट रहेगा। यहाँ हॉट एयर आ रहा है, इधर से मिल फीड चूट से मटेरियल आएगा और इसको जो है लिफ्ट करेगा मटेरियल को, और ये जो है जो मॉइस्चर को रिमूव कर देगा अपने को। यहाँ पे 230 डिग्री 240 डिग्री आपको रॉ मिल का इनलेट में टेम्परेचर मिलता है, और आपका ये मटेरियल को ड्राई करेगा। उसके बाद जाएगा फर्स्ट चैम्बर में। फर्स्ट चैम्बर, आफ्टर फर्स्ट चैम्बर में क्रशिंग फिर होगा, फिर सेकंड चैम्बर में ग्राइंडिंग होगा, ठीक है दोस्तों। अब चले आते हैं हम लोग लिफ्टिंग हाई रिक्वायरमेंट फर्स्ट चैम्बर का। जैसे हमने बताया तो क्राइटेरिया हैज कन्फर्म केस बाय केस थ्रू एलिवेशन ऑफ द कोर्स ग्राइंडिंग। तो इसका थंब रूल क्या है कि 50 mm से ग्रेटर देन हमेशा लाइनर प्लेट का होना चाहिए, समझ रहे ना। और फिर सेकंड चैम्बर में क्लासीफाइंग लाइनर है। तो क्लासीफाइंग लाइनर में देखिए यहाँ पे क्या होता है, जैसे हम जैसे सेकंड चैम्बर में 40 mm मैक्सिमम डालते हैं, कोई 50 mm भी डालता है ना। बॉल मिल अगर 2 चैम्बर बॉल मिल है mm डालता है, तो लार्ज बॉल पीछे रहेगा, आगे धीरे धीरे जैसे छोटा छोटा हमको सरफेस एरिया के हिसाब से जो है यहाँ पे 15 mm या 17 mm का ग्राइंडिंग मीडिया आगे चला आएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्लासीफाइंग लाइनर में इस तरह से मीडिया का अरेंजमेंट हो जाता है, जो कि हमको फाइन्स ग्राइंड करने में, सीमेंट मिल में फाइन ग्राइंड करने में इजी होता है, ठीक है। अब हम 2 कंपार्टमेंट सेपरेशन मिल के बारे में बता रहे हैं आपको। इधर एयर आउटलेट हो गया, ये वेंट फैन के थ्रू सक्शन होगा। यहाँ आप देखिए इधर से एयर दे सकते हैं, चाहे अगर पीपीसी बना रहे हैं, यहाँ फर्नेस हम लोग फर्नेस यूज करता है, कोई HHG यूज करते हैं। और इससे हॉट गैस इधर से गया मिल इनलेट से, इधर में फीड अरेंजमेंट रहता है। इसके बाद ये कोर्स ग्राइंडिंग फर्स्ट चैम्बर में हुआ, सेकंड चैम्बर में फाइन्स ग्राइंडिंग है। गियर बॉक्स विथ पिनियन ड्राइव है लगा हुआ, आप लोग देखे होंगे, साइड पे देखेंगे। और ये मिल डिस्चार्ज एयर स्लाइड के थ्रू जो है ये बकेट एलिवेटर के थ्रू जो है सेपरेटर में जाता है। ऊपर में आउटलेट में ये आउटलेट डक्ट से आपको चला जाता है बैक फिल्टर हाउस, बैक हाउस या बैक फिल्टर में, है ना। यहाँ से वेंट फैन इधर खींच रहा है ना, वेंट फैन खींच रहा है, वेंट फैन का आउटलेट फिर हो जाएगा, वेंट फैन आउटलेट हो जाएगा।
अब ये जो है ये सक्शन कर रहा है इधर से, तो मिल्क एक वेलोसिटी में ये 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी या उससे बिलो ही रहना चाहिए, आसपास रहता है वेलोसिटी से आपका ये पास कर रहा है, ठीक है। तो अभी क्या है, और यहाँ डिस्चार्ज हो रहा है मटेरियल और इससे बकेट एलिवेटर के थ्रू जो है ऊपर जा रहा है। ये हमने आपको मिल का ओवरव्यू बताया हूँ, ठीक है। अब हमारा आ जाता है बॉल मिल फॉर ड्राई ग्राइंडिंग। तो इसमें क्या होता है, इंटरमीडिएट फर्स्ट चैम्बर हो गया, फिर इंटरमीडिएट ये डायफ्राम है। तो कोर्स ग्राइंडिंग चैम्बर 33% ऑफ टोटल ग्राइंडिंग पाथ लेंथ लिफ्टर प्लेट। तो इसमें फर्स्ट चैम्बर में जो ग्राइंडिंग मीडिया है, ग्राइंडिंग मीडिया ये हम लोग मिल टू मिल लोगों का वेरी होता है, वो हम आगे बताएंगे बॉन्ड इंडेक्स के हिसाब से जो मटेरियल यूज करते हैं। तो जनरली 100 mm से 60 mm तक यूज करते हैं हम लोग। कहीं कहीं हमारे प्लांट में जैसे हम लोग 90 mm से टू 50 mm का मीडिया फर्स्ट चैम्बर में यूज करेंगे, ठीक है। सेकेंड चैम्बर में जो होता है 50 mm से 50 mm से कहीं 15 mm, जिस हिसाब से ब्लेंस का रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से करते हैं। 50 mm टू 17 mm 17 mm तक यूज करेंगे, ठीक है। और ये डिस्चार्ज डायफ्राम है। अब ये इंटरमीडिएट डायफ्राम है, उसके बारे में मैं डिटेल से बताता हूँ। ये क्या कर रहा है, प्रिवेंट पासिंग ऑफ ग्राइंडिंग मीडिया ग्राइंडिंग बॉल इनटू द अनदर चैम्बर। फर्स्ट चैम्बर से सेकंड चैम्बर ये जाने नहीं देगा। दूसरा, प्रिवेंट पासिंग ओवरसाइज पार्टिकल इनटू द फाइन ग्राइंडिंग सिस्टम। ये प्रिवेंट करेगा कि जो कोर्सर पार्टिकल है वो सेकंड चैम्बर में नहीं आए। सेकंड चैम्बर में जब कोर्सर पार्टिकल आ जाएगा तो बहुत दिक्कत है, वो फिर ग्राइंडिंग नहीं कर पाएगा। अगर कभी लाइनर टूट गया, डायफ्राम टूट गया, कुछ हो गया तो वो क्या होता है, चला जाता है, तो वो उसमें मीडिया भी जाने का चांस है, तो वो गड़बड़ होता है। अभी ये देखिए इसमें क्या होता है, इंटरमीडिएट डायफ्राम में ये डायफ्राम है। अब ये डायफ्राम से इसका जो है 6 mm टू 8 mm डायफ्राम का स्लोट साइज होता है। आप लोग जान रहे हैं ना स्लोट साइज क्या होता है, ये जो डायफ्राम के बीच ये छोटा छोटा जो है ये स्लोट साइज है, इससे मटेरियल पास करता है। इसके बाद यहाँ देखिए उसके पीछे जब देखेंगे सेकंड चैम्बर में तो वो डमी रहता है, लेकिन उसके बीच से सेंट्रल डायफ्राम के ये जो बीच है ना, इस बीच में इसके बीच से आता है, ये स्कूप लगे हुए रहते हैं। सारे स्कूप पे एक एंगल रहता है, ये 45 डिग्री एंगल पे, तो उस हिसाब से। लेकिन हम लोग को जैसे यहाँ पे 8 का प्रोविज़न दिया गया है, तो हम चाह रहे हैं कि सेकंड चैम्बर में कम ये आए, कम मटेरियल आए, तो उसके लिए हम 2 स्कूप को डमी कर दिए हैं और टोटल 6 स्कूप से हम मटेरियल सेकंड चैम्बर में ले लें। सेकंड चैम्बर का जनरली डायफ्राम का जो साइज होता है स्लोट साइज, डायफ्राम स्लोट साइज इंटरमीडिएट का 6 टू 8 mm और 8 टू 10 mm होता है। इसके बाद फिर हम सेंट्रल जाली रहता है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि इंटरमीडिएट में ये वाला सेंट्रल जाली है। इसका जो गैप है वो वेंटिलेशन के लिए बहुत अच्छा है, होना चाहिए। उसी तरह आउटलेट डायफ्राम का भी जो सेंट्रल जाली है वो भी आपका क्लियर रहना चाहिए। वो कभी कभी जाम हो जाता है तो आपका ड्राफ्ट नहीं मिलेगा, डायफ्राम जाम होगा तो आपको दिक्कत होगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग मूवमेंट ऑफ ग्राइंडिंग मीडिया इन ट्यूब मिल बॉल मिल। तो आप लोग जानते होंगे क्रिटिकल स्पीड है ना। क्रिटिकल स्पीड क्या है, रिलेटिव स्पीड है, एंड रिलेटिव एंड एक्चुअल बाय एंड क्रिटिकल इनटू 100%। तो अब देखिए क्रिटिकल स्पीड क्या है। क्रिटिकल स्पीड वह स्पीड है जब ग्रेविटेशनल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, आप समझ रहे हैं ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों इक्वल हो जाए रोटेशन में, तो उसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, क्रिटिकल स्पीड। अब क्रिटिकल स्पीड हम आपको निकाल के बताएंगे। अभी क्या होता है क्रिटिकल स्पीड में, जैसे आपका ये फार्मूला आता है ना, एन क्रिटिकल स्पीड इक्वल टू 42.3 हो गया 298 डिवाइडेड बाय √100 डी मतलब मिल का जो इंटरनल डायमीटर है, ठीक है। तो अभी इसको देखिए निकालने के लिए क्या है, अभी ये आया कैसे से, एफ फोर्स इक्वल टू क्या होता है, एफ इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वल टू mv² बाय r होता है। एक इक्वेशन ये हो जाएगा, ये
वी स्क्वायर इक्वल टू इधर से जी आर हो जाएगा। ठीक है, अब इस इक्वेशन को अभी नेक्स्ट हम चाहते हैं v इक्वल टू होता है ओमेगा आर। ठीक है, अब इसको कंसीडर कर लेंगे हम लोग, तो इसको इस पे बैठा देंगे, तो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाय आर इक्वल टू जी हो जाएगा। तो इस तरह से इसको अगर आप ये करेंगे तो ओमेगा इक्वल टू रूट अंडर जी बाय आर हो गया। अब इक्वेशन ये मान के चलिए 4 हो गया। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ। इक्वेशन 4। देन अब हम कन्वर्ट एंगुलर स्पीड में n इक्वल टू हम जानते हैं क्या होता है, ओमेगा बाय 2 पाई इंटू 60। ठीक है, अब इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, n इक्वल टू इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 60 एक मिनट 2 इंटू जी इंटू रूट अंडर डी हो जाएगा। ठीक है, तो अभी g का वैल्यू होता है n इक्वल टू 60 इंटू रूट 2 इंटू 9.8 डिवाइड बाई रूट डी। अब इसको आप जब कैलकुलेट करिएगा तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 42.298 डिवाइडेड बाय रूट डी आई। अब समझ गए, ये इस तरह से आ गया आपका क्रिटिकल स्पीड। अब क्या होता है, ये क्रिटिकल स्पीड जो आया तो इसको जो है हम लोग 75% पे ही 70 to 80% पे हम लोग को मिल को रोटेशन करना चाहिए, क्योंकि जब ये पूर्ण 100% पे होगा तो क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बराबर हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे आपको इसके थ्रू हम बता रहे हैं, जैसे 90% हो गया तो ग्राइंडिंग मीडिया और बॉल देखिए मिल रहा है, ये बॉल मिल के साथ जो है ग्राइंडिंग मीडिया और बॉल जो है चलने लगेगा, बॉल मिल के साथ ही चलने लगेगा। तो इसका हमको बेस्ट जो ऑप्टिमाइज वे मिलता है हमको आपको 70 से 80%, इसलिए हम लोग हमेशा जो है क्रिटिकल स्पीड 42.3 रूट अंडर डी आई जो है ये हमेशा 75% के आसपास मेंटेन करते हैं। तो इसलिए जो मान लीजिए बॉल मिल का स्पीड जो है टोटल मान लीजिए 21, क्रिटिकल स्पीड में 21 आरपीएम होता है। हाँ, तो इसको हम लोग कितना उसका अगर है तो 17 आएगा तो 70 या 60 आरपीएम पे हमारा बॉल मिल का स्पीड कांस्टेंट रहेगा। समझ गए, तो ये क्रिटिकल स्पीड पे है। ठीक है, अभी ये देखिए हमारा बेस्ट बॉल फिलिंग लेवल कोर्स फीड मटेरियल के साथ ये ग्राफ है, स्पेसिफिक पावर कंजम्पशन L/D रेशियो। अच्छा, L/D रेशियो वेरी इंपॉर्टेंट है। L/D रेशियो जो है ये आपका बॉल मिल को 2.52 जनरली 5 तक रहता है, लेकिन जनरली हम लोग यहाँ पे 2.5, 3.2, 3.5 तक ये रखते हैं L/D रेशियो मिल का। ठीक है, कहीं कहीं पूछता है L/D रेशियो क्या है, तो 2 से 5 तक L/D रेशियो होना चाहिए। अभी मूवमेंट ऑफ ग्राइंडिंग मीडिया इन बॉल, पहला में हमने बताया था कोर्स ग्राइंडिंग चैम्बर, मूवमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पार्सन लिफ्टर प्लेट में पहला क्या होता है, कट्रैक्टिंग इफेक्ट से मीडिया इस तरह से घूमता है और इधर से आता है, ये 60 डिग्री अराउंड जो 60 डिग्री से बॉल मिल के थ्रू जो है इम्पैक्ट करता है ना, इम्पैक्ट करता है, इसको बोलते हैं क्रशिंग होता है। सेकंड में क्या होता है, ग्राइंडिंग कैस्केडिंग इफेक्ट होता है, कैस्केडिंग इफेक्ट होता है, ये आपका जो है स्टेप लाइनर रहता है। अभी यहाँ पे रबिंग करता है स्मूथ, वो मटेरियल ग्राइंडिंग मीडिया छोटे छोटे मीडिया एक दूसरे से रबी घिसता है, घर्षण होता है फिर गिरता है, तो इसमें आपको फाइन ग्राइंडिंग सेकंड चैम्बर में फाइन ग्राइंडिंग होता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब आते हैं लाइफ टाइम ऑफ वेयर रेसिस्टेंट प्रोडक्ट ऑफ बॉल मिल। सो इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, जनरली मिल
लाइनर प्लेट्स हम लोग जनरली 12,000 से 17,000 में चेंज करते हैं। लिफ्टर प्लेट 50 से 35, एक अराउंड रेंज बताया गया है इसमें, तो आप जो है अपने अपने मिल के हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन 35,000 आवर में। इंटरमीडिएट वाल फ्लोट 13,000, 19,000 बैक बोर्ड, क्लासिफाइंग लाइन प्लेट 60,000 में, आउटर वाल 20,000। और बॉल मिल जो है ये क्या होता है 40 ग्राम पर टन जो है, पर टन सीमेंट है ना, पर टन सीमेंट। अब रॉ मिल का अलग अलग रहता है। अब जैसे जनरली आप एक है कि अगर आप जैसे रोलर प्लेस विथ बॉल मिल है कहीं कहीं पे, तो ये मैं बता रहा हूँ जो सिस्टम ओनली बॉल मिल है, रोलर प्रेस विथ बॉल मिल जब होगा तो ये आपको 20 ग्राम पर टन हो जाएगा। तो ये कंजम्पशन जो है वेरी होते रहता है। अब हम लोग बताएंगे कि सिलेक्शन ऑफ ग्राइंडिंग मीडिया, कैसे हम लोग ग्राइंडिंग मीडिया का सिलेक्शन करेंगे, कैसे ग्राइंडिंग मीडिया चार्ज करेंगे, इसके बारे में बताएंगे। तो कोर्स मटेरियल ग्राइंडिंग के लिए पीस वेट, फाइन मटेरियल ग्राइंडिंग मीडिया, सरफेस एरिया, स्पेसिफिक सरफेस एरिया और पीस वेट, ये दोनों को हमको डिटरमाइन करना पड़ेगा। पीस वेट क्या है, नॉकिंग वेट है, जो कि एवरेज वेट पीस ऑफ ग्राइंडिंग मीडिया इन ईच कंपार्टमेंट। प्रत्येक कंपार्टमेंट में मान लो टोटल मीडिया 10,000 पीस है, उसको टोटल को डिवाइड करके एक पीस का कितना, सिंगल पीस का कितना बनेगा एवरेज वेट, तो वही होता है पीस वेट। ठीक है, पीस वेट जो है इम्पैक्ट फोर्स होता है, सरफेस एरिया से हमको एट्रीशन फोर्स का है। और ये क्या करता है पीस वेट, नीड लार्ज बॉल साइज फर्स्ट चेंबर में कोर्स ग्राइंडिंग के लिए, फाइन्स ग्राइंडिंग के लिए नीड स्मॉल बॉल साइज चाहिए, फाइन ग्राइंड। आपको ये किस तरह का मटेरियल है, फीड साइज क्या है और आपको क्या फाइन प्रोडक्ट चाहिए, उस हिसाब से हम बॉल डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे इसका डिटेल्स। अब अच्छा एक चीज़ बताओ, आपको कैलकुलेशन बॉल मिल, मान लो कैलकुलेशन बॉल चार्ज, तो आपको हम बोला कि आप डी, ये जो है पीस वेट जो है निकालने के लिए एक 90 mm का ग्राइंडिंग मीडिया का साइज है, नोट मान लो 90 mm का साइज का ग्राइंडिंग मीडिया है। ठीक है, तो इसका पीस वेट निकालना है, इसका वेट निकालना है बाय कैलकुलेशन। तो आपको हम बता रहा हूँ, ये एग्जांपल आई इक्वल टू पीस वेट हो गया, तो 3.143 डिवाइडेड बाय 6, डी क्यू क्या हो गया 0.9 सेंटीमीटर हो गया ना, 0.9 सेंटीमीटर, अगर mm को करेंगे तो 0.9 सेंटीमीटर हो गया। और 7.8 क्या हो गया, स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है फॉर स्टील के लिए। ठीक है, इसको जब कैलकुलेट करोगे तो आपको क्या आ जाएगा, आप कैलकुलेट करिए कैलकुलेटर से, तो ये 2.93 आ जाएगा, 95 आ जाएगा, ये केजी आ गया, मतलब ग्राम में आ जाएगा 2950 ऐसा, तो ये केजी हो गया इतना। तो आप ये पता कर सकते हो इस फार्मूला से, आई इक्वल टू 3.14 डिवाइडेड बाई 6 डी क्यूब इंटू 7.8 ग्राम पर पीस, तो ये आपको ग्राम पर पीस निकल जाएगा। उसी तरह 80 mm का निकालना है, किसी mm का निकालना है तो ये हो जाएगा। उसको फिर स्पेसिफिक सरफेस एरिया को निकालेंगे तो इस फार्मूला पे बैठाएंगे तो स्पेसिफिक सरफेस एरिया उस बॉल का मिल जाएगा। ठीक है, अभी बॉल चार्ज कंजम्पशन जनरली यूज जो करता है, अगर 4000 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम बॉल मिल के लिए, सीमेंट के लिए इतना हम लोग को रिक्वायर्ड है ग्राम ब्लेंस, कोई 3500 ब्लेंस, मान लो 3500 ब्लेंस का यूज करेगा कोई, है ना, तो उसके लिए फिर जो है पीस वेट को हम लोग घटा सकते हैं। तो फर्स्ट चेंबर में पीस वेट जो है, एक मिनट पीस वेट हो जाएगा 1000 से 1600 तक। सेकेंड चेंबर का हो गया 30 से 35 मीटर स्क्वायर पर टन। ठीक है, और इसी तरह जो है आपका प्री ग्राइंडिंग आरपी विथ जो बॉल मिल रहेगा
तो उसमें 1100 से 12 अगर 2 चैम्बर आरपी विथ बॉल मिले, जनरली हम लोग जो है आरपी विथ बॉल मिल मोनो चैम्बर रहता है, तो उसमें जो है स्पेसिफिक आपको जो है 30 to 35 मीटर स्क्वायर पर टन ये आपको स्पेसिफिक सरफेस एरिया रखना पड़ता है। ठीक है, अब हम आपको बता रहे हैं बॉल चार्ज फर्स्ट चैम्बर में कैसे कैसे करेंगे। मान लीजिए आपको पीस वेट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए फर्स्ट चैम्बर में बहुत अच्छा से हमने बताया, यहाँ पे 90 mm, 80 mm, 70 mm, 60 mm, एक एग्जाम्पल से आप लोगों को समझा रहा हूँ। 60 mm और 50 mm ये हम 5 तरह का ग्राइंडिंग मीडिया लिए। ठीक है, पहले ये, उससे पहले ये समझ लीजिए। पहले तो ये हमको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक बॉल मिल है, अब उसका फर्स्ट चैम्बर का हमको चाहिए वॉल्यूम, तो वॉल्यूम को चाहिए बॉल मिल का फर्स्ट चैम्बर का वॉल्यूम चाहिए। तो वॉल्यूम निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट चैम्बर का हमको लेंथ चाहिए, सेकंड डायमीटर चाहिए, डायमीटर हो गया, और हमको कितना परसेंटेज लोडिंग चाहिए, बल्क डेंसिटी चाहिए, ये सब चाहिए। लेकिन वॉल्यूम निकालने के लिए ये फार्मूला क्या हो गया, वॉल्यूम निकालने के पाई डी स्क्वायर बाय 4 इंटू पाई डी स्क्वायर बाय 4 इंटू एल। ठीक है, तो ये हम निकल गया, आपको वॉल्यूम निकल गया। तो जिस तरह इसमें है तो आपको वॉल्यूम निकल गया 39.02 इस वैल्यू पे। ठीक है, अब ये लोडिंग परसेंटेज जो है आपको कितना करना है, 30% करना है, क्योंकि वॉल्यूम का हम लोग 27 से 30% तक करते हैं। ठीक है, तो अब हमको आएगा इसमें कितना ग्राइंडिंग मीडिया डालना है, ये चीज़ हमको क्लियर हो गया। तो ये अगर हम निकालेंगे तो ये मीडिया डालना हो जाएगा हमको 52.678 जो है मेट्रिक टन हमको मीडिया डालना है। तो इतना ग्राइंडिंग मीडिया जो डालना है, तो अब ये कैसे निकला, ग्राइंडिंग मीडिया कैसे निकला, तो आपको वॉल्यूम इनटू परसेंटेज फिलिंग इनटू हो गया आपका जो है बल्क डेंसिटी। ठीक है, 4.5 जो बल्क डेंसिटी है, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आ जाएगा 52। ठीक है, ये हम समझा दिए आपको। अब है 90 mm का, सबको हम पहले एक साइज कर लेंगे। अब हमको क्या करना है, इसको जो है डिफरेंट साइज में, उसी तरह सेकेंड चैम्बर का आपका ये दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है, लोडिंग परसेंटेज दिया हुआ है, तो आपको 90 मेट्रिक टन सीमेंट मिल का सेकेंड चैम्बर में इतना ग्राइंडिंग मीडिया डालना है। तो इतना ग्राइंडिंग मीडिया डालना है, तो अब हम फिर आपको ये बता रहे हैं। तो इसके लिए क्या करना है, हाँ, इसके लिए करना क्या है कि जैसे हमको पीस वेट निकालना है, तो पीस वेट हमको कितना रखना है, ये हमको क्लियर है कि पीस वेट हमको यहाँ पे रखना है। आपको हमारे अगर बॉन्ड इंडेक्स ज़्यादा है, हमारा क्लिंकर हार्ड है, तो 1500 ग्राम हमको पीस वेट रखना है। तो उस हिसाब से 1500 ग्राम रखना है। तो उस हिसाब से हम बड़े वाले मीडिया को बड़ा साइज का, जैसे 90 mm का साइज का है तो वो ज़्यादा रखेंगे, छोटे साइज का कम रखेंगे। अगर पीस वेट कम करना है, छोटा साइज बढ़ाएंगे। इस तरह से हम इसका पीस वेट जो है, हम ये 1300 ग्राम हमारा पीस वेट इसमें आ गया। टोटल पीस वेट हमारा कितना आ गया, 131.30, इतना हमको रखना है। तो ये हमारा पीस वेट आ गया। ठीक है, इसी तरह सेकेंड चैम्बर में हमको 40 ग्राम पीस वेट रखना है। तो उस सेम मेथड से हमको 50 का कितना डालना है, 40 का कितना डालना है, 40 mm का कितना डालना है, 30 mm का कितना डालना है, 25 mm का कितना डालना है, और 20 mm का कितना, 17 mm का कितना। हमारा फाइन जैसे यहाँ पे 370 ब्लेंस रखे रहे हम, तो हमको इसके लिए 40 ग्राम जो है पीस वेट रखना पड़ेगा। तो उसके लिए हम मीडिया का साइज जो है चेंज करके एक्सेल में हम ये कर सकते हैं कि इतना 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 50 mm का 2 टन लगेगा, 40 mm का 5 टन लगेगा। तो और दूसरा है हमारा सरफेस एरिया, तो इसके हिसाब से हमारा सरफेस एरिया, तो जैसे छोटा मीडिया हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, सरफेस एरिया
बढ़ेगा। छोटा मीडिया का याद देख लीजिए, इंडिविजुअल जैसे 15 mm का सरफेस एरिया 45 mm होता है, 20 mm का 38 मीटर स्क्वायर पर टन होता है। तो सरफेस एरिया जितना बढ़ेगा अपना बैलेंस जो है हमारा अच्छा आएगा। तो आपको हमने बता दिया आपको स्पेसिफिक सरफेस एरिया एंड पीस वेट, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब ये जो है मैक्सिमम स्टील बॉल साइज जो है बॉन्ड इक्वेशन के थ्रू हम निकालते हैं। तो ये बॉन्ड इक्वेशन है, इसमें बॉल का मैक्सिमम साइज क्या होना चाहिए ये चीज़ हमें पता होना चाहिए। तो एफ फीट साइज हम ले लेंगे, बॉन्ड इंडेक्स जो है किलोवाट पर KWH पर टन, ठीक है। नॉर्मली CS कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, स्पेसिफिक ग्रेविटी टन पर मीटर क्यूब, इफेक्टिव डायमीटर बॉल का क्या होगा उसको अब हमको निकालना है बॉल का साइज। तो एग्जांपल से हम आपको समझा रहे हैं। फीट साइज क्या है 5% और 25 mm, WI 30 KWH पर टन और 0.7 है और 0.4 और ये है आपका फीट 13.4 mm। तो बॉल साइज ये हो जाएगा आपका 86 mm बॉल साइज आ गया। तो इस तरह निकल गया। तो अब ये कैलकुलेशन से आप क्या कर सकते हैं जो है बॉल साइज निकाल सकते हैं कि मैक्सिमम हमको ग्राइंडिंग करने के लिए फर्स्ट चेंबर में बॉल साइज क्या चाहिए। ठीक है दोस्तों, अभी देखिए मैक्सिमम साइज आप ट्रेंड ले सकते हैं। ये फीट साइज टाइप प्रेस क्लिंग कर लिए, इसका रेसिड्यू निकालिए और आप एक ग्राफ प्लॉट करिएगा तो आपको ये आ जाएगा कि हमको F60 कितना मैक्सिमम साइज। तो यहाँ से यहाँ कट पॉइंट आया, इस कट पॉइंट पे आपका 86 करीब करीब आ रहा है, यहाँ पे 100 और 80 और 100 के बीच है तो 86 है। ठीक है, अब एक एग्जांपल आप लोगों के लिए मैं छोड़ रहा हूँ, ये एग्जांपल देख लीजिए। ये सारा दिया हुआ है, अब मैक्सिमम आप फाइंड आउट करके हमको कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको तो इस तरह आज हमने डिटेल्स ऑफ बॉल मिल एंड ग्राइंडिंग मीडिया कैलकुलेशन बताया है। अब नेक्स्ट 4 टॉपिक और हम इसमें कवर करेंगे बॉल मिल में। क्रेश स्टॉप एंड मिल, सैंपल चैम्बर सैम्पलिंग, टर्म कर्व एंड सेपरेटर एफिशिएंसी, ऑपरेशन ऑफ बॉल मिल एंड फ्लो कैलकुलेशन एंड फॉल्स एयर कैलकुलेशन, ये हम टॉपिक कवर करेंगे, बहुत जल्दी आप लोगों को बताएंगे। तो आप लोग थैंक यू फॉर वाचिंग, थैंक यू।